हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन इन्फिटिक्यू में डे 5 की जितने भी हमारे क्विजेस हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो नंबर 20 है एंड यहाँ पे क्विज जो है वो 45 से लेके हमारी 55 तक है। तो टोटल 10 से 11 हम लोग यहाँ पे क्विज सॉल्व करने वाले हैं। तो इनको मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 45 टू 48, देन 48 से 50, 50 से 53 एंड 54 एंड 55 जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारी क्विज होने वाली है। तो इन चारों को हम लोग एक एक करके जो है चारों सेट्स को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विज नंबर 45 पे आते हैं और देखते हैं। देखो, क्योंकि इन्फिटिक्यू में मैं अक्सर क्या करता हूँ कि फोटो लेके यहाँ पे लगा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके। तो सीन ये है ना कि फिर स्क्रीनशॉट छोटा हो जाता है तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना कोड ही लिख दिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या करा, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से इंपोर्ट करा है हमने एबीसी मेटा और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हमने एक क्लास बनाई पेरेंट नाम की, जिसको हमने बता दिया कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है, मतलब ये क्लास जो है अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनने वाली है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ये क्लास। तो हमारा इनिट जो है इसके अंदर है और इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो उसके अंदर अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा दिया तो आपका उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो एक चीज तो सेट हो गई कि भाई हमने यहाँ से यहाँ तक हमने पेरेंट क्लास हमारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। देन एक और कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपका कोई क्लास है जो कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर कहीं पर भी कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आप क्या करेंगे, उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को उस चाइल्ड क्लास में भी रखेंगे। ये रूल होता है। अगर आपने वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड उस चाइल्ड क्लास में नहीं रखा तो आपकी चाइल्ड क्लास भी क्या हो जाएगी, अपने मन से एब्स्ट्रैक्ट क्लास मान ली जाएगी और ना आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना पाओगे और ना आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना पाओगे। तो देखते हैं, चाइल्ड क्लास में इसके पास खुद का इनिट है एंड इसका खुद का शो है। तो शो है, शो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो अभी कह सकते हो कि हम लोग चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बट पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि पेरेंट क्या है, हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इस पे अगर एब्स्ट्रैक्ट वाला वीडियो ना देखा हो आपने, एब्स्ट्रैक्शन वाला पूरा, तो आई बटन पे क्लिक करके पहले देख लेना, वरना घंटा समझ नहीं आ रहा है कुछ। इसका तो ऑप्शंस क्या बोल रहा है, मुझसे कह रहा है ओबीजे इज इक्वल टू पेरेंट, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। मैंने अभी बोला अगर पेरेंट क्लास हमारी एबीसी मेटा क्लास को इनहेरिट करती है एंड इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो यहाँ पे आ जाएगी मेरी एरर कि आप भाई पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। तो हमारी एरर क्या आएगी, एब्स्ट्रैक्ट की क्या आएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इंस्टेंशिएटेड मतलब होता है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। ये मुझसे क्या कह रहा है कि भाई हमने सेम एबीसी मेटा एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, एबीसी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, यहाँ से इंपोर्ट करा। पेरेंट हमने बनाया, इसमें हमने इसको मेटा क्लास दे दी एबीसी मेटा, मतलब अब पेरेंट जो है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। इसके पास खुद का इसके पास इनिट है। देन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है शो नाम का। तो अगर किसी क्लास में अगर वो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इनहेरिट करता है और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो वो क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। चाइल्ड क्लास पे आए, ये जो है इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो मतलब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जहाँ कहीं भी अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो इस चाइल्ड में होना ज़रूरी है, वरना इस चाइल्ड को भी हम लोग बस समझ जाएंगे कि ये भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और फिर इसका मेथड नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे सॉरी, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है, चाइल्ड क्लास का। तो इसके पास इसका इनिट है, इसके पास इसका शो है। शो है इसका मतलब इसने क्या करा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अपने अंदर मॉडिफाई करके रख लिया है। तो कह सकते हो ओवरराइड कर दिया है। तो ऑब्वियसली बात है, ओवरराइड का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो चाइल्ड ने अपना शो बना दिया, इसका मतलब अब चाइल्ड का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे शो ना होता, अगर यहाँ पे शो ना होता तो हम चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट कभी ना बना पाते, क्योंकि चाइल्ड क्या है, पेरेंट क्लास को डायरेक्टली यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है और उसका पेरेंट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गई हमें कि अब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि चाइल्ड ने शो को ओवरराइड कर दिया, चाइल्ड के पास अब खुद का शो है। तो ओबीजे इज इक्वल टू चाइल्ड, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना ओबीजे नाम का, तो यहाँ चाइल्ड का इनिट चल जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 लाइन चली, ये क्या कर रहा है, सुपर डॉट इनिट। तो यहाँ से हम लोग इधर आए और सुपर का इनिट सेट हुआ, सेल्फ डॉट नम की वैल्यू हो गई 5, तो इसको याद रखो, ये वैल्यू सेट हो गई हमारी 5। सेल्फ डॉट वेर की वैल्यू सेट हो गई हमारी 10, इसको भी याद रखो, वेर और नम की वैल्यू हमारी सेट हो गई। मुझसे क्या कह रहा है, ओबीजे डॉट शो, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर शो नाम का मेथड चलाओ। चाइल्ड क्लास के अंदर शो नाम का हमारा मेथड कहाँ पे है, ये है। कह रहा है इसको चलाओ, कह रहा है प्रिंट करो सेल्फ डॉट नम। सेल्फ डॉट नम हमारी इस क्लास चाइल्ड क्लास में कहीं है नहीं है, तो कहेगा पेरेंट अपना सेल्फ डॉट नम दे दो, तो पेरेंट ने कहा ले जाओ भाई 5 वैल्यू है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा पहले 5, तो यहाँ मेरा आ गया 5
फिर मुझसे कह रहा है सेल्फ डॉट वेयर की वैल्यू लाओ, तो ना चाइल्ड चेक करेगा क्या सेल्फ डॉट वेयर की वैल्यू इसके पास है, तो देखा हाँ भाई 10 वैल्यू पड़ी तो है, तो 10 दे दो, तो 5 और 10 मेरा क्या हो गया, प्रिंट हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। उससे कह रहा है मैंने एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से यहाँ पे इंपोर्ट करा एबीसी मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, पेरेंट क्लास मैंने बनाई जो कि एबीसी क्लास को इनहेरिट करती है, इसके पास खुद का इसके पास इनिट है, इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है शो नाम का, इसका मतलब अब ये पेरेंट क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास का यहाँ पे इनहेरिट करा, ठीक है, तो मतलब ये इसको इनहेरिट कर रही है, तो चाइल्ड क्लास में शो नाम का मेथड होना चाहिए, वरना चाइल्ड भी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। चाइल्ड क्लास में कहीं भी शो नाम का मेथड नहीं है, इसका मतलब चाइल्ड क्लास भी क्या हो गई हमारी, एब्स्ट्रैक्ट हो गई। मैं ABC लिख दे रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट हो गई मान लो। ठीक है, तो हमने क्या करा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, पर सवाल ये है कि यहाँ पे पेरेंट भी एब्स्ट्रैक्ट है, चाइल्ड भी एब्स्ट्रैक्ट है, अगर हमारी क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट हैं तो उनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, हम लोग यहाँ पे उसी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो क्या आएगी, एरर आएगी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो एरर आ रही है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इंस्टेंशिएटेड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, मतलब इंस्टेंशिएटेड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बनना, और ये कह रहा है कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, समझे। यहाँ पे एक पॉइंट है कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उसको ओवरराइड करना होगा चाइल्ड क्लास में, मतलब चाइल्ड क्लास जो भी है हमारी उसको ओवरराइड करना होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड अपनी पेरेंट क्लास का, मतलब वही बात है कि शो जो है चाइल्ड के अंदर होना चाहिए, वरना चाइल्ड भी क्या मान ली जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट मान ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, कह रहा है कि हमारे पास सेम एब्स्ट्रैक्ट एबीसी मेटा एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने इंपोर्ट कराया, पेरेंट क्लास बनाई जो कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है, इसका खुद का इनिट है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है शो नाम का, तो इसका मतलब अब जो है पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है। चाइल्ड ने पेरेंट को यहाँ पे इनहेरिट किया, तो चाइल्ड में शो नाम का मेथड होना चाहिए, नहीं है तो इसका मतलब चाइल्ड भी मेरा क्या हो गया, हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। फिर आते हैं ग्रांड चाइल्ड। ग्रांड चाइल्ड जो है इतना बड़ा है ये ग्रांड चाइल्ड, और ये क्या कर रहा है, ये हमारी चाइल्ड को इनहेरिट कर रहा है, तो कह सकते हो कि ग्रांड चाइल्ड लॉजिकली देखा जाए तो अगर पेरेंट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो चाइल्ड को मान लो पेरेंट और ग्रांड चाइल्ड को मान लो आप चाइल्ड, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ भी है, तो पेरेंट अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो चाइल्ड में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए ना, तो यहाँ पे है क्या, देखो शो नाम का मेथड है, मतलब अब ग्रांड चाइल्ड जो है ये एक नॉर्मल सी क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारी और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पेरेंट और चाइल्ड क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गए, ग्रांड चाइल्ड एक नॉर्मल क्लास है, मतलब इसको सुकून से इसका ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। ओबीजे इज इक्वल टू ग्रांड चाइल्ड, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ओबीजे डॉट शो मतलब ग्रांड चाइल्ड के अंदर शो नाम का मेथड चलाओ, प्रिंट करो सेल्फ डॉट नम, सेल्फ डॉट नम। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि ओबीजे इज इक्वल टू ग्रांड चाइल्ड, सबसे पहले ग्रांड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, ग्रांड चाइल्ड का इनिट चलेगा, ग्रांड चाइल्ड के पास खुद का इनिट नहीं है तो वो अपने चाइल्ड से बोलेगा कि भाई आप दे दो हमें, तो चाइल्ड जो है चाइल्ड कहेगा अच्छा ठीक है तो मेरा इनिट चला दो, तो मेरी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। फिर इधर आए, इसने कहा सुपर डॉट इनिट, कह रहा है पेरेंट का इनिट चला के आओ, तो पेरेंट के इनिट पे हम पहुंचे और नम की वैल्यू सेट हो गई 5, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है कि नम की वैल्यू सेट हो गई 5। ठीक है, इधर आते हैं, हमसे कह रहा है सेट डॉट वेर की वैल्यू 10, तो यहाँ से वेर की वैल्यू हमें पता चल गई 10, तो यहाँ पे दो वैल्यूज हमें मिल गई। ये मुझसे कह रहा है कि ओबीजे डॉट शो, तो अब हम आएंगे शो मेथड पे और यहाँ पे पहली लाइन चलेगी सेल्फ डॉट नम, सेल्फ डॉट नम की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, देखा इसने खुद के पास देखा नहीं है, इसने कहा चाइल्ड के पास देखो, यहाँ भी नहीं, उसने कहा पेरेंट के पास देखो, पेरेंट के पास मिल गई, यहाँ से वैल्यू आ गई 5, तो मेरा यहाँ आ गया 5। ये मुझसे कह रहा है प्रिंट करो सेल्फ डॉट वेर, तो ग्रांड चाइल्ड ने खुद के पास देखा वेर नाम का कुछ नहीं है, तो इसने कहा चाइल्ड के पास देखो, चाइल्ड के पास वेर नाम का 10 वैल्यू पड़ी है, तो यहाँ आ गया मेरा 10 और दिस इज पॉसिबल, तो 5 10 और दिस इज पॉसिबल, तो वही मेरा आंसर है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, कह रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, मतलब जहाँ पे एक क्लास मेरे पास ए है, दूसरी मेरे पास क्लास बी है, तीसरी क्लास मेरे पास सी। अब यहाँ पे ए जो है वो पेरेंट क्लास है, बी ने ए को इनहेरिट किया, सी ने बी को इनहेरिट किया। अगर ऐसा कहीं सिनेरियो है कि मतलब ए जो है ग्रैंडफादर है, बी फादर है और सी जो है वो उसका बच्चा है, तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो, इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में होता क्या है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है आपकी पेरेंट क्लास में, मतलब अगर ए क्लास जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, एंड उसका कोई भी एक चाइल्ड क्लास जो है उसको ओवरराइड करेगा ही करेगा अगर उसका चाइल्ड क्लास है, तो इसका मतलब कि अगर ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो बी में ए का एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ज़रूरी है, वही बात हो गई, मतलब शो होना ज़रूरी है चाइल्ड वाले में।
अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा। अब सवाल ये है कि मैंने गंदगी बहुत मचा दी है तो इसको साफ करते हैं। मुझसे कह रहा है कि जितनी भी दूसरी चाइल्ड क्लासें होंगी पेरेंट और इसके बीच में, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट ही मानेंगे। जैसे कि मैंने कह दिया पेरेंट क्लास थी, इसके पास यहाँ पे ये मेथड था। अब चाइल्ड ने पेरेंट को इनहेरिट किया तो इसके पास ये मेथड होना चाहिए था, नहीं है, तो ये भी हो गया मेरा एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। ये भी वाली क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, मतलब दोनों का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एरर मारेगा। इस पे आए तो ये इसका भी बच्चा है, ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। ये क्या हो गया, चाइल्ड क्लास हो गई। अब ये चाइल्ड क्लास है तो चाइल्ड क्लास कैसी क्लास, समझ रहे हो ना, कि अगर मैं इसको पेरेंट बोल दूं तो ये चाइल्ड क्लास हो गई, इस तरह से मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं इस वाली क्लास को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ तो ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये क्या है, इससे इसने जो है इसको इनहेरिट किया है। अगर इनहेरिट करा है तो इसके अंदर शो नाम का मेथड होना चाहिए, तो इसके अंदर था, तभी ये जो है नॉर्मल क्लास है। और यहाँ इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। समझ गया ना, बस वही वो लाइन कह रही है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। मुझसे कह रहा है कि एबीसी से इंपोर्ट करो एबीसी मेटा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लास ए मैंने बनाई जो कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी दिया है, तो इसका मतलब हमारी क्लास ए क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट का। इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या देगा, एरर। बी क्लास का हमने यहाँ पे ए को इनहेरिट करवा दिया है, तो बी क्लास के अंदर मेथड 1 नाम का यहाँ पे कोई मेथड होना चाहिए, वरना बी क्लास भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। तो देखो बी क्लास के अंदर कहीं मेथड 1 है, नहीं है, तो ये भी क्या हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट, मतलब इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और हम यहाँ पे इसका अगली लाइन में ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। कहेगा क्या फालतू काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आ गई एरर, क्योंकि क्लास बी को हम लोग इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। एक पॉइंट है कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग को ओवरराइड करना होगा चाइल्ड क्लास में। अगर हमने उसको चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं किया तो चाइल्ड क्लास हमारी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। कोई नंबर 50 पे आता है। हमने देखा यहाँ पे क्लास है मेरी इनवैलिड एक्सेप्शन नाम की, क्लास है मेरी अकाउंट नाम की, ठीक है। अब मेरी आदत बड़ी गंदगी मचाने की। यहाँ पे ट्राई करते हैं। अकाउंट 1 इज इक्वल टू अकाउंट, अकाउंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है अकाउंट 1 नाम का। अकाउंट का इनिट चल जाएगा, अकाउंट के पास खुद का इनिट है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट 1 डॉट वैलिडेट अकाउंट 1006, मतलब अकाउंट क्लास के अंदर वैलिडेट अकाउंट नाम की जो क्लास है वहाँ, सॉरी वैलिडेट अकाउंट नाम का जो मेथड है वहाँ पे 1006 पास कर दो। तो यहाँ पे अकाउंट आईडी की वैल्यू क्या हो गई, 1006, ये ठीक है। फिर यहाँ पे है स्टेटस की वैल्यू 0 है। इसने क्या करा, हर बार ये लूप चला रहा है हमारी लिस्ट में। लिस्ट की वैल्यूज क्या है, ये सारी, तो इन सारी वैल्यूज पे लूप चला रहा है और चेक कर रहा है कि क्या जो हमने अकाउंट आईडी प्रोवाइड करी है 1006, क्या ये इनमें से किसी के बराबर है। अगर इनमें से किसी के बराबर है तो स्टेटस की वैल्यू कर दो 1 और ब्रेक। तो हम समझ गए कि भाई 1006 तो इस लिस्ट में कहीं आया ही नहीं, इसका मतलब इस लूप का कोई काम ही नहीं है। तो इस लूप का कोई काम नहीं है तो स्टेटस की वैल्यू 0 थी। हमने चेक करा क्या स्टेटस की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये लाइन भी गलत हो गई। इधर आए, एल्स रेस करो इनवैलिड अकाउंट एक्सेप्शन। इनवैलिड अकाउंट एक्सेप्शन आएगी तो सबसे पहले चेक करेगा कि एक्सेप्ट ब्लॉक में कहीं पे इनवैलिड अकाउंट एक्सेप्शन लिखा है। एक्सेप्ट ब्लॉक में हमें दिख गया इनवैलिड अकाउंट एक्सेप्शन, तो 4 लाइन एरर की ना आके ये एक अकेले लाइन एग्जीक्यूट कर देगा जो इसके अंदर लिखी हुई है। एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है, प्रिंट करो इनवैलिड अकाउंट नंबर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इनवैलिड अकाउंट नंबर। समझ रहा हूँ, तो आसान है। और आप देख सकते हो मतलब यहाँ पे मैंने इसको उस फॉर्म में नहीं लिखा है, मतलब इसको ऐसा स्क्रीनशॉट के फॉर्म में मैंने इसको रखा हुआ है ना, तो आपको छोटा दिख रहा होगा, यही प्रॉब्लम था। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है यहाँ पे कि जब भी एक एक्सेप्शन रेज होती है तो कंट्रोल तुरंत का तुरंत चला जाता है उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक में और एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो जाता है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। यहाँ पे सेम वही है, नेम लेंथ एक्सेप्शन नाम की क्लास, एम्प्लॉय आईडी एक्सेप्शन नाम की क्लास, एम्प्लॉय नाम की क्लास। देन हम लोगों ने emp1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय एंड e1001 एंड टॉम पास कर रहे थे। एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना emp1 नाम का जिसमें e1001 और टॉम जाके पास हो गया, तो e1001 चला गया मेरा आईडी में एंड टॉम मेरा यहाँ पे उठ के चला गया नेम में, ठीक है। इसके इनिट में emp नेम सेट हो गया और emp आईडी सेट हो गई, ठीक है। ये मुझसे कह रहा है emp1 लाइन नंबर 24 चल रही है, अब कह रहा है emp1 डॉट वैलिडेट नेम, वैलिडेट नेम को चलाओ। यहाँ पे आए, मुझसे कहता है ट्राई करो, ये लाइन ट्राई करते हैं। कह रहा है लेंथ निकालो हमारे नाम की, हमारा नाम है टॉम तो उसकी लेंथ हो गई 3, क्या 3 मेरा कम होता है 4 से, कंडीशन हो गई ट्रू। अंदर आए, कह रहे एम्प्लॉय में ट्रायल नाम का जो क्लास वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 बढ़ा दो, तो ट्रायल की वैल्यू 0 थी, ये कितनी हो गई 1 हो गई। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसकी वैल्यू हो गई 1। ये कह रहा है इसके बाद रेज करो नेम लेंथ एक्सेप्शन, जैसे ही ये एक्सेप्शन रेज होगी एक्सेप्ट ब्लॉक में ढूंढेगा कहाँ पे है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक में नेम लेंथ एक्सेप्शन ये दिख गया, तो ये क्या करेगा ट्रायल की वैल्यू को 1 और बढ़ा देगा, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई
2 हो गई। मुझसे कह रहा है प्रिंट करो एम्प्लॉय डॉट ट्रायल, तो 2 मेरा प्रिंट हो गया, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 2। अब मुझसे कह रहा है कि ये आपका काम हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट है, यहाँ भी एक्सेप्ट है, तो इसका तो कुछ काम है नहीं, तो यहाँ पे ये मेरा एग्जीक्यूशन पूरा कवर हो गया, तो हमारी ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई। अब इधर आते हैं, कह रहे हैं EMP2 इज इक्वल टू एम्प्लॉय 1001 कॉमा टॉमी, तो 1001 उठा और आईडी में गया, और टॉमी उठा मेरा और उठ के नेम में गया, ठीक है। मुझसे कह रहा है EMP नेम सेट हो गया और EMP आईडी मेरी सेट हो गई क्या, 1001 और टॉमी। मुझसे कह रहा है EMP2 के लिए वैलिडेट करो नेम को, तो वैलिडेट नेम से हमारा चल जाएगा। ट्राई होगा, क्या कह रहा है, लेंथ निकालो EMP नेम की। EMP नेम की लेंथ कितनी है आप ये बताओ। इसका नाम है टॉमी। टॉमी की लेंथ कितनी हो गई, 4। तो क्या 4 मेरा कम होता है 4 से, नहीं होता है, तो मतलब ये इफ वाली कंडीशन नहीं चली। इधर है, कह रहा है सेल्फ डॉट EMP जो आईडी है क्या वो स्टार्ट हो रही है ई से, तो यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ आ गया फॉल्स। नॉट ऑफ फॉल्स हो जाएगा ट्रू, तो इफ ट्रू मतलब ये वाली कंडीशन चल गई। रेस करो एम्प्लॉय आईडी एक्सेप्शन, तो चेक करेगा एम्प्लॉय आईडी एक्सेप्शन है क्या, नहीं है। एम्प्लॉय आईडी एक्सेप्शन है क्या, ये है। तो कह रहा है एम्प्लॉय डॉट ट्रायल की वैल्यू को एक और बढ़ा दो, तो ट्रायल की वैल्यू मेरी कितनी थी, 2 थी, ठीक है। क्योंकि वो क्लास वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है आगे ऑब्जेक्ट्स में, उसकी वैल्यू पुरानी वाली वो रखता है। 2 थी आखिरी बार, अब उसकी वैल्यू एक और बढ़ा दो तो हो गई 3। कह रहा है उसको जो है उठा के प्रिंट कर दो, तो मेरा आ जाएगा 2 और 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पॉइंट क्या है नोट करने के लिए कि भाई इस केस में एक्सेप्शन जो रेज हुई तो वो बेस हमारी किस पे है, हमारे इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज पे, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले हमने E100 टॉम भेजा तो उसके लिए हमारा पूरा कोड चला, P1001 और टॉमी के लिए भेजा तो उसके लिए हमारा पूरा कोड यहाँ पे चला। तो ये नेसेसरी नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सेम एक्सेप्शन को रेज करें, तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा भी कि नेम लेंथ एक्सेप्शन है एक जगह पे एम्प्लॉय आईडी एक्सेप्शन है, अलग अलग एक्सेप्शन है। क्विज नंबर 52 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास है प्रोजेक्ट नाम की, प्रोजेक्ट 1 इज इक्वल टू प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे हमने लिस्ट उठा के पास कर दी। ये लिस्ट मेरी उठी एंड उठ के ये गई एम्प्लॉय लिस्ट में, एम्प्लॉय लिस्ट की वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई। मुझसे कह रहा है प्रोजेक्ट 1 डॉट वैलिडेट एम्प्लॉय 1005, मतलब प्रोजेक्ट क्लास के अंदर वैलिडेट एम्प्लॉय नाम का मेथड है, उसने कहा है, बट ये एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है, इसने कहा 1005 उठा के एम्प्लॉय आईडी में फेंक दो। यहाँ आ गया, यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, क्या हमारा 1005 नहीं है मेरी लिस्ट में, तो 1005 नहीं है मेरी लिस्ट में दिख रहा है, तो आ जाएगी यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी ट्रू। तो यहाँ पे हम ये इफ को चलाएंगे, रेस करो एक्सेप्शन, जैसे एक्सेप्शन रेज होगी एक्सेप्ट ब्लॉक देखेगा एक्सेप्शन के लिए, ये मिल गया, प्रिंट कर रहा है 2, तो मेरा 2 जो है वो प्रिंट हो गया, तो पहला आंसर आ गया मेरा 2, ठीक है। फिर मुझसे कह रहा है प्रिंट करो 3, और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है प्रिंट करो 3, तो मेरा आ गया 3, तो 2 और 3 मेरा आंसर। लोग क्या करते हैं इस 3 को ध्यान नहीं देते, इसलिए उनका गलत हो जाता है। पॉइंट क्या है नोट करने के लिए कि जब भी एक एक्सेप्शन रेज होती है तो कंट्रोल जो है वो तुरंत चला जाता है एक्सेप्ट ब्लॉक में, और उसके बाद कंटिन्यू हो जाता है एग्जीक्यूशन। कंटिन्यू एग्जीक्यूशन का मतलब जैसे ही हमारा एक्सेप्शन एक्सेप्ट ब्लॉक में पहुंचा, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आई तो यहाँ से उछल के यहाँ आया, और जैसे ही एक्सेप्ट ब्लॉक उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा तुरंत निकल के बाहर आ जाएगा। ये रूल होता है। अगर ये नहीं आता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेरा वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे आते हैं, हमसे क्या बता रहे, कंट्रोल जो है वो वापस नहीं आता है उस लाइन में जहाँ पे एक्सेप्शन हुई थी, मैंने बता ही दिया। क्विज नंबर 53 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक क्लास है नॉट एलिजिबल, एक क्लास है एम्प्लॉय नाम की, फिर हमारे पास हम क्या कर रहे हैं एम्प्लॉय क्लास का यहाँ पे EMP1 में 5000 पास कर रहे हैं, तो इनिट में 5000 गया, तो सैलरी सेट हो गई हमारी 5000 किसके लिए, EMP1 की सैलरी 5000, सेम EMP2 के लिए सैलरी सेट हो गई 1000। ट्राई करो क्या, EMP1 डॉट चेक सैलरी, मतलब एम्प्लॉय क्लास में चेक सैलरी नाम का मेथड चलाना है। कह रहा है EMP1 के लिए जिसकी सैलरी 5000 है, चेक करो क्या 5000 कम होता है 2000 से, नहीं होता है, तो ये नहीं चला। एल्स में आया रिटर्न करो ट्रू, तो मेरा आंसर क्या आ गया ट्रू। ट्रू क्यों आया मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस वैल्यू है ट्रू और प्रिंट कर रहे हैं हम लोग स्टेटस, इतना समझ गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया ट्रू, इतना याद रखना। इस लाइन पे आओ, EMP2 डॉट चेक सैलरी, मतलब हम लोग एम्प्लॉय क्लास में चेक सैलरी नाम का मेथड चलाएंगे, और इस बार EMP2 के लिए चलाएंगे जिसकी सैलरी यहाँ पे 1000 है, तो क्या 1000 कम है 2000 से, बिल्कुल है। तो इधर है रेस करो नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन, नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक में चेक करो कहीं है क्या नॉट एलिजिबल, ये रहा एक्सेप्शन, तो प्रिंट कर दो नॉट एलिजिबल। तो पहले मेरा आंसर क्या आया था, क्या आया था ट्रू आया था, हाँ पहला आंसर आया था मेरा ट्रू, और फिर आ गया नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन, तो ये मेरा आंसर है ट्रू और नॉट एलिजिबल। इसमें पॉइंट क्या है नोट करने वाला कि जब भी एक एक्सेप्शन रेज होती है तो कंट्रोल वही बात है, कंट्रोल गो जाता है तुरंत एक्सेप्ट ब्लॉक में, और वहाँ से कंटिन्यू हो जाता है एक्सेप्शन उस जगह से, कंट्रोल वापस कभी नहीं आता उस लाइन में जहाँ से एक्सेप्शन रेज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। यहाँ पे क्लास है मेरे पास नॉट एलिजिबल, क्लास है एम्प्लॉय, ठीक है। हमने क्या करा एम्प्लॉय का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया EMP1 नाम का, 1000 पास करा, तो एम्प्लॉय का इनिट चल जाएगा, और यहाँ पे सैलरी की वैल्यू क्या चली गई 1000,
ये चीज़, और ये वैल्यू उठ के यहाँ आ गई, सिंपल। अब मुझसे क्या कह रहा है, ट्राई करो। क्या ट्राई करना है कि emp1 डॉट चेक सैलरी, मतलब एम्प्लॉय क्लास में चेक सैलरी नाम का मेथड चलाओ। मैंने ये चला दिया, ठीक है। कह रहा है emp1 के लिए, मतलब जिसकी सैलरी 1000 है। तो देखा किसकी सैलरी कितनी, 1000 का, 1000 कम है 2000 से, बिल्कुल। तो कह रहा है रेस करो नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन। तो नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन, एक्सेप्ट पे आओ, नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन, हाँ ये कह रहा है रेस कर दो। तो यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया 1, तो मेरा प्रिंट पहले हो गया 1। फिर कह रहा है रेस करो नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन दोबारा से। अब इसके लिए हम दोबारा इस लाइन पे नहीं घूम के आ जाएंगे ना, इसके नीचे देखो, इसके नीचे क्या है, ये लाइन लिखी है, ये मतलब ये लाइन के बाद ये लाइन आएगी। तो यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन, प्रिंट होगा तो 3, तो 1 और 3 मेरा प्रिंट हो जाएगा। मेरा आंसर आ गया 1 और 3। पॉइंट इसमें नोट करने वाला क्या है, जब भी 2 एक्सेप्शन होती हैं एक ही मेथड के अंदर, जिस क्लॉक कॉलिंग ब्लॉक में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर उनका सेम नेम है तो डिपेंड करता है कि क्या स्कोप है आपके एक्सेप्शन का। जैसे कि सबसे पहले मैंने देखा कि अगर यहाँ पे नॉट एलिजिबल एक्सेप्शन है तो इस ट्राई के लिए कौन कौन से एक्सेप्ट है, ये वाला एक्सेप्ट है, तो यहाँ पे मिल गया तो इसको चला दो। अब यहाँ पे अगर यहाँ प्रॉब्लम आती है तो इस पूरी फंक्शनैलिटी के लिए ये पूरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने ये लाइन एग्जीक्यूट करी है, सिंपल। अब इसके लिए यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिखा तो हम इसके एक्सेप्ट पे जाएंगे ना, तो इस वाली एक्सेप्शन के लिए हम लोग इधर आएंगे और इस वाली एक्सेप्शन के लिए हम लोग तुरंत इमीडिएट नीचे देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। कह रहा है इन्वर्टेड क्लास हमें, हमारे पास क्लास प्रोजेक्ट है, देन प्रोजेक्ट का हमने यहाँ पे एक लिस्ट पास करी 1001, 1002, 1003, ये जाके हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट में आ गई और इसके एंटिटी में ये वैल्यू हमारी स्टोर हो गई। मुझसे कह रहा है प्रिंट करो प्रोजेक्ट 1 डॉट वैलिडेट एम्प्लॉय 1005। तो वैलिडेट एम्प्लॉय नाम का मेथड चलाओ, 1005 पास करो, एम्प्लॉय आईडी हो गई मेरी 1005, ठीक है। अब इस फ्लैग की वैल्यू हो गई फॉल्स। कह रहा है कि हमारी एम्प्लॉय वाली लिस्ट है, इसमें 1001, 1002, 1003 पड़ा है। कह रहा है इस पे हर बार एक लूप लगाओ और चेक करो कि क्या ये हमारे 1005 के बराबर है। तो 1005 हमारे बराबर नहीं है तीनों, तो यहाँ पे ये वाले लूप का कोई काम ही नहीं हुआ, ये वाला लूप चलता रहा, बेकार हो गया। हमारे फ्लैग की वैल्यू अभी भी फॉल्स है। कह रहा है फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, हमने कहा। कह रहा है रेस करो इनवैलिड एम्प्लॉय एक्सेप्शन। जैसे ही यहाँ पे प्रॉब्लम आई तो ये अपने नियरेस्ट एक्सेप्ट देखेगा, देखिए कहाँ पे एक्सेप्ट है, तो हम इस वाले ट्राई को एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो यहाँ पे है एक्सेप्ट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, कह सकते हो कि जो एक्सेप्शन होता है ये जो है पेरेंट क्लास है, इसकी जितनी भी और एक्सेप्शन हो सकती है। तो आप यहाँ पे हो, आप जो है, रुको मुझे थोड़ा इसको सही करने दो। देखो आप यहाँ पे हो, आपके कोड में कोई एरर आई, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में दिख रहा है एक्सेप्शन, और जो आपकी एरर आई उसके लिए भी एक्सेप्ट ब्लॉक है, मतलब जो आपको चाहिए इनवैलिड एम्प्लॉय एक्सेप्शन, ये वाली आपको एक्सेप्शन चाहिए, और आप यहाँ पे हो। तो आप जानते हो कि ये जो छोटी मोटी एक्सेप्शंस हैं ये सब चाइल्ड है, इसका बाप कौन है, ये है। तो ये जो एक्सेप्शन वाला है ना, ये किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, ये लाइन किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करती है। तो इसके पास जब पूरी ताकत है किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने की, और आप यहाँ हो तो आपके पास कौन है, ये है। अब आप ही बताओ, अब आप देखो आप ढूंढ किसको रहे हो, IEEE को ढूंढ रहे हो, यहाँ पे देखो IEEE को ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ रहा है, पर आपको रास्ते में एक ऐसा आदमी मिला जो किसी भी चीज़ को सॉल्व कर लेता है, तो आप उसके पास ही जाओगे ना। तो तुरंत हमने ट्राई के जस्ट बाद देखा एक्सेप्ट क्या लिखा है, एक्सेप्शन लिखा है। एक्सेप्शन जो है हमारी पेरेंट क्लास होती है सारी एक्सेप्शंस की, तो हमें अगर यहीं पे हमारा सोल्यूशन मिला है तो हमारा यही लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो वो यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, प्रिंट हो जाएगा 2। अब मैं कहता हूँ कि मान लो कि ये 2 लाइन जो है, ये 2 लाइन मेरी कहाँ लिखी है, ये 2 लाइन लिखी है यहाँ पे। मैं कहता हूँ पहले मेरी ये लाइन आई, फिर मेरी ये लाइन आई, फिर मेरी ये लाइन आई, इसके बाद हमारी ये 2 लाइन आई। तो इस केस में अब क्या होगा, अब देखो हमने ट्राई करा था तो हमें एरर आई थी इनवैलिड एम्प्लॉय एक्सेप्शन। तो सबसे पहले हम लोग इधर आए, यहाँ पे एरर आई, मैंने बोला है ना कि ये लाइन यहाँ पे नहीं है, इसको भूल जाओ। तो यहाँ पे देखो फिर इधर आए, एक्सेप्ट करा इनवैलिड एम्प्लॉय एक्सेप्शन, तो यहीं पे हमारा प्रिंट हो जाएगा 3, फिर वो एक्सेप्शन के पास नीचे नहीं जाएगा। समझ रहे हो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, कि एक्सेप्शन है हमारी पेरेंट क्लास सारी एक्सेप्शंस की, तो इसके पास पूरी ताकत है कि किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकती है। तो अगर ये पहले दिख गई तो हम लोग इसी से काम निकलवा लेंगे, अगर ये नहीं दिखी तो हम लोग जिसको ढूंढना है उसी को ढूंढ के अपना काम निकलवाएंगे, समझ रहा हो। तो इसी तरह से जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है नोट करने वाला कि भाई एक्सेप्ट ब्लॉक जो है एक्सेप्शन क्लास का, इसको हम लोग जो है एट द एंड लिखते हैं, ताकि बाकी जितनी भी एक्सेप्ट ब्लॉक है वो सब काम कर सके। मतलब इनवैलिड एम्प्लॉय एक्सेप्शन आ सकती थी, हमें पता था, मगर हमें हमेशा जो एक्सेप्शन जो है ये मेन जो बाप है सबका,
एक्सेप्शंस का, इसको हमेशा आखिरी में लिखना चाहिए, ताकि पहले सारी एक्सेप्शन जो हम सोच रहे हैं आएंगी वो सब उसको चेक कर ले, अगर आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग काम कर दे, और अगर नहीं मिला तो आखिर में ये तो काम मेरा कर ही देगा ना, गॉड फादर है। तो ये पॉइंट हो गया मेरा। तो इसी तरह से हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन इनट्यूटिव का डे 5 की जितने भी क्विजेस थे हम लोगों ने यहाँ सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि आप पहले से एक्सरसाइज एंड क्विजेस सब कुछ सॉल्व करके बैठे होंगे।